नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो यही सच है। यही सच है कि अमेरिका और भारत आज एक पायदान पर खड़े हैं। किस मामले में यह भी बता देते हैं। एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। उसमें कहा गया है कि पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों के अंदर अगर बात करें तो अमेरिका और भारत एक पायदान पर यानी नंबर 1 है। यह बात इसलिए क्योंकि भारत में ना तो युद्ध जैसे हालात है, ना कहीं युद्ध चल रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में 15 पत्रकारों की हत्या हुई, जबकि भारत में 6 पत्रकारों की हत्या का जिक्र किया गया है। बिहार के 2 पत्रकारों की हत्या का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि एक प्रधान ने उनको बाकायदा अपनी गाड़ी से कुचल दिया, एसयूवी से। उसके अलावा एक मध्य प्रदेश में जिसको खनन माफिया ने मौत के घाट उतारा। जिक्र यह है कि मौत का जो तरीका है बड़ा बर्बर है। इसकी वजह से पत्रकारों के लिए दुनिया भर में भारत नंबर 1 वाली श्रेणी में है खतरनाक देशों की। अमेरिका भी हालांकि पहली बार शामिल हुआ है, लेकिन उसी श्रेणी में वहां भी 6 पत्रकारों की हत्या हुई है। लेकिन आज मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं कि एक आयोग बनाया ट्रंप ने, जिसमें यह कहा गया है, बल्कि मशवरा दिया गया है कि अब वहां के जो टीचर्स हैं वो गन लेकर बाकायदा क्लासेस में पढ़ाएंगे, क्योंकि कई वारदातें ऐसी हुई, चाहे 2018 की बात करें या पिछली वारदातों की बात करें, जिसमें बंदूकधारियों ने स्कूल में क्लासेस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और कई लोगों को, बल्कि बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 77% वारदातों में जो अक्यूज हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं, वो 19 साल से और 13 साल से लेकर 29 साल तक के किशोर या नौजवान हैं। यानी वहां पर यह कहा जा रहा है, हालांकि उसका विरोध भी शुरू हो गया, लेकिन वहां दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाले देश के हालात यह हैं कि वहां पर क्लासेस अटेंड करने के लिए कलम या पेन के साथ साथ अब बंदूक भी लेकर खड़े होना पड़ेगा। उस सब हालात में आज भारत का नाम जिस तरह से आया है, इस पर आज चर्चा करेंगे। क्यों हम खतरे के निशान को पा रहे हैं? दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए भी अहमियत रखता है, बल्कि अहम हो जाता है, क्योंकि आज ही नसीरुद्दीन शाह जो बहुत दिनों से फिल्मों पे तो नहीं दिख रहे हैं, नई कोई फिल्म उनकी नहीं आ रही है, लेकिन बयान उनके जरूर आ रहे हैं। आज उनको फिर डर लगने लगा है। जिस तरह से पिछले दिनों आमिर खान को डर लग रहा था, इस तरह से अब नसीरुद्दीन शाह को भी डर लग रहा है और वो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों डर लग रहा है, क्यों हम खतरनाक हो रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर अपने पैनल से आपको मिलवाता हूं और चर्चा करेंगे क्यों हम खतरनाक हो रहे हैं। बुलंदशहर हिंसा को लेकर बवाल अब भी थमता नजर नहीं आ रहा। पहले सियासी पूर्व अधिकारियों ने सीएम योगी से इस्तीफा मांगकर सियासी हलचल तेज कर दी। अब नेताओं की दौड़ में एक अभिनेता भी शामिल हो गए। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने बुलंदशहर हिंसा को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे अब सियासत की गलियारों में हलचल मच गई। आप खुद सुनिए शाह का वो बयान, जिसके बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर हिंदू बनाम मुस्लिम की चर्चा शुरू हो गई। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत की। फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में जरूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में, वो हमने उनको सिखाए। तो आपने सुना कि नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि उनको डर लगने लगा है अपने बच्चों को लेकर। हालांकि वो मजहबी बात नहीं कर रहे और कह रहे कि मैंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम भी नहीं दी। और उनका यह भी कहना है कि हमारे पास वो बयान भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं सिर्फ ये समझता हूं कुछ आयतें पढ़ाएंगे ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन, तलफ्फुज ठीक हो जाए। ऐसे लोगों को डर लगने लगा है। जो मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर
इसका कहना है कि भारत में पत्रकारों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हालात बन गए हैं, चाहे बुलंदशहर का मामला हो, चाहे कहीं और का मामला, चाहे पुराना मामला हो, पहलू खान का मामला हो, ये तमाम सवाल हैं। हालांकि अमेरिका का जिक्र हमने इसलिए किया, दुनिया की सबसे बड़ी पावर जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाती है, वहां पर टीचर बंदूक लेके खड़े होंगे, वो खतरनाक नहीं है, हम खतरनाक है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद स्वामी जी। हमारे साथ हर्ष चौधरी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। राखी बख्शी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। मयाज इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीनगर से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मयाज इलाही साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। और सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा मयाज इलाही साहब आपके पास श्रीनगर में, क्योंकि जो शुजात बुखारी मर्डर कहना चाहिए ईद से एक दिन पहले हुआ, पत्रकारों के जिक्र के हवाले से क्या लगता है, नसीरुद्दीन शाह को डर लग रहा है? पत्रकारों के लिए रिपोर्ट आ रही है, वाकई में हम ज्यादा खतरनाक हो गए या कहीं कुछ लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है? नहीं आजाद जी, खालिद जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब जो नसीरुद्दीन शाह साहब ने बयान आज दिया है वो उसने बेसिकली दिया है कि भारत में जो हालात जो है बदल रहे हैं। जब से यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है 2014 में, तब से हालात बदल से गए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे गौरी लंकेश का मर्डर हुआ और उसके बाद हमने देखा किस तरह मतलब सोशल मीडिया पे जो मतलब बीजेपी समर्थक थे, जो राइट जो एक्टिविस्ट थे, वो खुलकर सामने आए और उन्होंने मतलब इवन के मतलब वो हेल कर रहे थे, मतलब तारीफ वो कर रहे थे किस तरह से गौरी लंकेश जो है उस जैसे जो भी मतलब यहाँ पे पत्रकार है या लोग हैं जो मेंटलिटी रखते हैं, किस तरह से उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो मुझे लग रहा है भारत में ऐसे हालात बन रहे हैं, यहाँ पे जो इनोसेंट लोग हैं, जो अपोलिटिकल है, जो लिबरल है, वो सेफ नहीं है। तो हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं भारत में। लेकिन उसका रीजन जो आप कह रहे हैं, चाहे शुजात बुखारी का बात करें, गौरी लंकेश की आप बात करें, इसको क्या लगता है ये अभी हुआ या पहले से ऐसा था? हालांकि अमेरिका का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर क्लास में डंडा अलाउ नहीं है हमारे यहां, लेकिन वहां बंदूक लेकर खड़े होने की बात की जा रही है। ट्रंप जो सरकार है उसने बाकायदा एक आयोग जो गठन किया था, उसकी सिफारिशें हैं। तो हमको लेकर ही जो बात होती है उसको कहीं ना कहीं पिछले दिनों ऐसा सहिष्णुता जो थी वो एक अजीब सा लफ्ज जो लोगों की जबान पे चढ़ भी नहीं रहा था, लेकिन बड़ी चर्चा हुई उसकी। क्या लगता है आपको टॉलरेंस और ये कैसे होगा? नहीं, टॉलरेंस तो रही नहीं भारत में जब से बीजेपी आई है यहाँ पे। ये तो रियलिटी है, कितने लिंचिंग इंसिडेंट्स हुए और उसके बाद हुआ क्या, ये तो सबको पता है। तो लिंचिंग की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे मतलब आप घरों में घुस जाते हैं और ये मतलब देखना चाहते हैं कि इसने क्या पकाया है किचन में। हर किसी बात पर यहाँ पे इनटॉलरेंसी मतलब नजर आ रही है और ये सब कुछ पॉलिटिकल एक मतलब खेल। प्रमोद स्वामी जी, क्या वजह है कि बार बार अगर इस तरह की चीजें होंगी तो वाकई में छवि खराब होगी, लेकिन क्या लगता है आपको कैसे रुकेगा ये? देखिए, मुझे इकबाल साहब की दो पंक्तियां याद आ रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। मेरे इसके पहले जो जनाब बोल रहे थे, गौरी लंकेश का उन्होंने जिक्र किया। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई थी वो उस टाइम में वो हाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो लेकिन ये बीजेपी से जोड़ रहे हैं जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हत्या किसी की भी हो, चाहे वो पत्रकार की हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की हो, वो भारतीय नागरिक है। जो भी भारतीय नागरिक है, अगर उसकी कोई भी हत्या करता है प्रमोद जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। प्रमोद जी आप मेरी बात सुनिए। मैंने गौरी लंकेश की बात इसलिए की, अगर कांग्रेस की हुकूमत थी वहां पे, लेकिन आपने एनकरेज किया उन एलिमेंट्स को जो सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे थे। एक राउंड ले लेते हैं सबसे, एक फिर उस पर करेंगे। मयाज इलाही साहब, आपको बिल्कुल मैं काउंटर करने का भी मौका दूंगा। जी प्रमोद जी, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी सरकार थी, अगर किसी ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया है तो उसे अरेस्ट करने का दायित्व तो आपका था। आप अपने दायित्व को पालन करने में विफल हो गए और आप अपनी विफलता हमारे सिर फोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि नसीरुद्दीन शाह का जो अभी जिक्र हुआ, नसीरुद्दीन शाह साहब की अदाकारी का मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और आज उन्हें जो सफलता मिली है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक वर्ग ने उनको सफलता दिलाई। भारत की जो आवाम है वो उनकी अदाकारी को पसंद करती है और वो एक सफल अभिनेता हुए। लेकिन आज उन्होंने जो कहा है, मुझे लगता है इसकी पटकथा किसी और ने लिखी है,
और उस संवादों की अदायगी जो है वो नसीरुद्दीन शाह ने की है। बिल्कुल स्वामी जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, जिस तरह से आपने एक शेर का कहा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नसीरुद्दीन शाह ने यह कहा है कि मैंने तो अपने बच्चों को मजहबी तालीम भी नहीं दी है। हालांकि मैं नसीरुद्दीन शाह के एक भी शब्द का समर्थन नहीं करता हूं। बीइंग एन इंडियन, अगर आप बात करें, इस देश से ज्यादा सभी लोगों को जितना प्रेम मिलता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और नसीरुद्दीन शाह अगर कुछ है तो ये भारत की जनता का ही देन है। अगर उनको कोई जानता है तो ये भारत की जनता का प्रेम है और भारत की जनता का प्रेम की मोहर है जो उनके अदाकारी पे लगी है। नहीं तो ऐसे मतलब कुछ नहीं है अगर देखा जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है तो उनके डर को उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे डर नहीं बल्कि गुस्सा आता है। इसी गुस्से की तो शिकायत है। हमारे साथ राखी बख्शी जुड़ी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राखी जी, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी लेकिन मुझे डर लगता है। जर्नलिस्टों को लेकर आपने एक जिक्र सुना है, गौरी लंकेश का भी जिक्र हुआ है, शुजात बुखारी का भी जिक्र हुआ है। हालांकि अमेरिका का फिर मैं जिक्र करूंगा कि वहां पर ये एक रिपोर्ट, ये बल्कि एक सजेशन आया है, आयोग ने दिया है कि टीचर्स जो हैं अब पढ़ाने के वक्त बंदूक रख सकते हैं, रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हत्याएं हुई हैं क्लास रूम्स के अंदर टीनेजर्स ने की हैं। लेकिन हमारे देश में अगर इस तरह की बात होती है, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हमारी तो पहचान ही अहिंसा है। पूरी दुनिया हमको अहिंसा के नाम से पहचानती है। कैसे चलेगा काम? नहीं, अच्छा किया। मतलब अमेरिका की जो आपने बात की उसमें खास बात यह है कि अमेरिका जैसे देश का भी नाम आ रहा है और शायद ये यूनिक और नई बात है कि अब जब हम खासकर पत्रकारों की हत्या की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जो बहुत ही दुख की खबर है, और इस रिपोर्ट से वो शायद पूरा हादसा, पूरा दुख हमारे सामने इस रिपोर्ट के साथ आ गया है। मैं बता सकती हूँ लाहिर साहब की जम्मू कश्मीर में मैंने भी काम किया उन खतरों के बीच, और कुछ साल पहले की बात है कि तब हम काम करते थे, हम जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे, बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में हम जाते थे, लेकिन वो बात नहीं लगती थी जो अब बात नजर आती है कहीं ना कहीं। हम बात करें एजेंडा, प्रोपेगेंडा, लॉबीज की, और ये बातें अब थोड़ा ऐसा जरूर लगता है कि वो बहुत ज्यादा आगे आ गई। खासकर मध्य प्रदेश के पत्रकार संदीप शर्मा की हम बात करें, नवीन निश्चल है, विजय कुमार है, खनन माफिया में जिस तरह से मैं कहूंगी कि द मेथड व्हिच वाज यूज्ड, वो जिस तरह से हो रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत भयावह स्थिति है। मैसेंजर जो है, हम संदेशवाहक हैं, और संदेशवाहक को ही जब आप उसकी बोली बंद कर देते हैं, उसकी आवाज को शांत कर देते हैं, तो मुझे लगता है समाज के लिए, सबके लिए सोचने का विषय है। और खासकर नसीरुद्दीन शाह की भी बात करें, अगर बात मजहब की या किसी बैकग्राउंड की नहीं है, लेकिन ये आवाज आ ही क्यों रही है? आखिर ऐसी आवाजें आ क्यों रही हैं जहां डर लगता है, जहां भय लगता है, जहां कहने में ही हमें डर लगता है? क्योंकि हम अगर पत्रकार हैं तो हमें कहना है, सच कहना है। वो कहने में ही हमारी आवाज क्यों कहीं ना कहीं थर्राए या बंद कर दी जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। और उन सब साथियों के लिए, खासकर शुजात, गौरी, जिनके साथ बहुत क्लोजली मैंने काम किया है, आज आई थिंक इस शो के तहत हम कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट भी देते हैं और ज्यादा हम संजीदगी और साहस के साथ आ जाते हैं कि हम अपना काम बखूबी करेंगे, भले ही कितनी हमें मुश्किलें आए। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हर्ष चौधरी साहब मौजूद हैं। हर्ष जी, पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो तो होती रहेगी, लेकिन जो मीडिया है वो एक स्थायी, जिसे कहना चाहिए, विपक्ष है। किसी भी सिस्टम का आप विपक्ष में पार्टियां अदलती बदलती रहती हैं, लेकिन मीडिया को स्थायी विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। सरकार किसी की भी आए वो अपनी आवाज उठाता रहेगा। और कलाकारों की अगर आप बात करें, बॉलीवुड खासतौर से पत्रकारिता का एक प्रतिबिंब के तौर पर देखा जा सकता है। कई बार वो इश्यूज फिल्मों के जरिए उठाए जाते हैं जो देश के हित में होते हैं। नसीरुद्दीन शाह के बयान को आप बिल्कुल अलग से देखें, लेकिन कलाकार के तौर पर आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, ये फिर जर्नलिस्टों के लिए एक रिपोर्ट आई है, इसको कैसे देखते हैं? अमेरिका का जिक्र इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि अमेरिका और भारत एक पायदान पर लाए गए हैं। अफगानिस्तान में 15 पत्रकारों की हत्या हुई है, अमेरिका और भारत में 6 की हुई है, कम है, लेकिन वहां युद्ध के हालात हैं, यहां नॉर्मल हालात में ये हो रहा है, इसलिए ये जिक्र कर रहे हैं हम लोग। देखिए, आज आपने जो ये पत्रकारों की जो बात आज आपने उठाई है, मैं समझता हूं कि पत्रकारों के साथ साथ और भी जो हमारे समाज में जो और लोग जुड़े हुए हैं, वह भी भयभीत कहीं ना कहीं अपने आप को इस भय से डर वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बात जो नसीरुद्दीन शाह वाली जो आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने उनका वो बयान भी सुना, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने डर को, भय को बता रहे हैं। और अगर वही बात जो अभी हमारे यहाँ पे सहयोगी बैठे हैं प्रमोद जी, अगर उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ
उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ 70 से 80 जो वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने चिट्ठी लिखे, साइन करके बकाया उनको बर्खास्त करने की बात करी है। और उन्होंने भी यही बात कही है कि जहां पर गाय को ज्यादा महत्व दिया जाता है बजाय कि किसी पुलिस वाले की जान को या किसी इंसान की जान को महत्व नहीं दिया जाता है, तो उस बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? जहां पर ब्यूरोक्रेट्स, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, लेकिन एक इंसान जहां अपने नसरुद्दीन शाह अपने डर को बयां अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन वहीं ब्यूरोक्रेट 70-80 एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके साइन करते हैं और बीजेपी से मांग करते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए, उसकी कहीं चर्चा तक ये लोग नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग, इनको सोचना पड़ेगा कि पूरे देश में भय का जो माहौल इन्होंने फैलाया हुआ है और वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से, जिससे कि वोट्स पोलराइज हो। ये जो अभी दंगा हुआ था ये भी चुनावों से ही पहले हुआ था और ये मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि ये इस मुद्दे को वो रूप नहीं मिल पाया जो पहले मुजफ्फरनगर कांड या जो दूसरे और कांड हुए थे उस तरीके से लोग भावुक नहीं हुए। प्रमोद स्वामी जी के पास मैं चलूंगा, हालांकि मेरा जो था मेयाज इलाही साहब आपके पास आना है, लेकिन मैं प्रमोद स्वामी जी का इस पर टेक ले लेता हूं। प्रमोद जी, 3 चीजें और जुड़ गई हैं। ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र भी अभी देखें, हमने कल खबर भी चलाई है कि 83 के करीब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, उस पर भी अभी कोई बात नहीं हुई। सवाल यह नहीं है कि सरकार किसकी है, क्योंकि आप सरकार में हैं, जवाबदेही आपकी भी बनती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों बने कि पत्रकार हो, कलाकार हो, ब्यूरोक्रेट हो या आदमी की जो इंसान की अहमियत है वो कहीं ना कहीं घटती नजर आए लोगों को। हालांकि गाय को लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं है, गाय की जो महत्ता है या उनका जो सम्मान है वो कहीं कम नहीं होता, लेकिन क्या इंसान को नजरअंदाज कर दिया जाएगा या जैसे हालात बन रहे वो बढ़ते रहेंगे? देखिए, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को, हम सब है इंसान, हम सब है संतान उसी की, मत बांटो इंसान को। मेरा ये कहने का मतलब है कि गाय की भी अपनी एक, गाय का भी अपना एक महत्व है सनातन धर्म में। गाय को इनकार नहीं है उससे, गाय को हम माता मानते हैं और इंसान का भी अपना एक महत्व है। आज एक यूपी में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जो घटना हुई वो बड़ी दुखद घटना है, उसमें एक जांबाज सिपाही ने अपनी जान की शहादत दी है, उसका हमें दुख है और उसके लिए यूपी सरकार जो है कार्य कर रही है। लेकिन इस बात को गाय और इंसान से जोड़ करके एक सियासती रूप देने का जो प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं वो उचित नहीं है। दूसरी बात, आपने जो 80-82 ब्यूरोक्रेट्स की जो बात कही, तो इस तरह की बातें जो हैं, अवार्ड वापसी गैंग ने भी एक समय में चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बना करके इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो लोकतंत्र में गैंग क्यों बनाते हैं आप लोग? आप दोनों से सवाल है, राखी बख्शी से भी और मेयाज इलाही साहब आपसे पहले टेक लेना चाहूंगा। ये अवार्ड वापसी टाइप गैंग फिर दोबारा बना रहे क्या आप लोग? नहीं, क्या मैं बोल सकती हूँ? नहीं, अभी मैं इसको ले लेते फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। हेलो, बताइए इलाही साहब, क्या मैं जी? हाँ, बताए इलाही साहब। सबसे पहले मैं प्रमोद नहीं, सबसे पहले मैं प्रमोद जी से ये कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का बंदा नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। ठीक है, जो भी मैं यहाँ मैं अपोलिटिकल हूँ, मैं किसी पोलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। आपका सम्मान है, आपका सम्मान करता हूँ। नहीं सर, मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम देखेंगे क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो आजकल है, जो भारत में है, एजुकेटेड क्लास है, वो क्यों सामने आ रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। अगर कोई लिबरल है ये सवाल पूछ रहा है कि अगर मतलब भारत में कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, छोड़िए माइनॉरिटीज की बात को छोड़िए, अगर हम देखेंगे ऐसे इश्यूज को मतलब उछाला जा रहा है क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल मतलब वोट बैंक के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं हम कि मतलब इस वक्त मुल्क में जो मतलब जो भारत है इसमें क्या हो रहा है, जब से मैं इस वक्त भी मतलब मैं रिएटरेट करना चाहता हूं कि जब से बीजेपी आई है तब से ये मतलब लेकिन राय साहब, जो प्रमोद स्वामी का सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आवाजें उठती हैं, चाहे वो अवार्ड वापसी की बात हो, अब वो खत्म है, फिर एक बार जो टॉलरेंस और असहिष्णुता ये तमाम हुआ, फिर वो खामोश हुआ। क्या ये वाकई में स्क्रिप्टेड होता है, जैसा कि प्रमोद स्वामी कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, पढ़ता कोई और है? ये क्या वाकई में स्क्रिप्टेड है? क्या ये इत्तेफाक है या ये कोई पीछे नहीं, ये सब जी
ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जब भी कोई रियलिटी मतलब जो सच्चाई बयान करता है मतलब ये उसको ट्विस्ट करते हैं। अगर जिस तरह से प्रमोद जी यहाँ पे बात कर रहे थे, मैं चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी की यही पॉलिसी होती ना माइनॉरिटीज मुस्लिम्स के या जो भी क्रिश्चियंस है या दलित्स है, अगर उनके तय यही पॉलिसी रहती ना तो बहुत अच्छा होता है। बेसिकली ये बात कुछ कहते हैं करते कुछ और है, ये रियलिटी भी है। अगर आप कुछ रियलिटी बयान करना चाहते हैं ये कहेंगे कि फैक्ट्स को मतलब ये ट्विस्ट करते हैं, उसके बाद कहेंगे ये गैंग है, ये अवार्ड वापसी की गैंग है। अगर आप क्यों वापस किए, वो क्रीम आपकी सोसाइटी थे, उन्होंने फील्ड में कुछ किया है, उन्होंने अवार्ड्स लिए हैं, क्यों वापस वो करेंगे? इसका मतलब कोई कंपल्शन रहा होगा, कोई जबरदस्ती रही होगी जिसकी वजह से मतलब पॉलिटिक्स को छोड़िए, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, इंसानियत बात कर रहा हूं। क्यों एक इंसान मतलब दूसरे इंसान पर इस वक्त हावी हो रहा है, क्यों लिंचिंग हो रही है, क्यों आपको अलाउ नहीं किया जा रहा कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते, क्यों मतलब मंदिर मस्जिद का मतलब ये इशू जो है उछाला जा रहा है, ये सब पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स है। और हिंदू मुस्लिम से बाहर जा रहे हैं, माइनॉरिटी से बाहर जाना चाहते हैं, भारतीय बन के बात करना चाहते हैं, क्यों ये गैंग बनते हैं और क्यों आवाजें उठती है फिर बाद में दब जाती है? मैं विषय पे रहना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यह है, विषय सबसे बड़ा जो आज रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वहां पे मैं फिर तो दोबारा भी आना चाहूंगी और इन घरों में और पॉलिटिकल पार्टीज के जो इश्यूज हैं उसमें न जाके मैं इस बात पे आऊंगी कि उन सब के बीच में फोर्थ स्टेट, जैसा कि आपने कहा, एक स्वतंत्र निर्भीक पत्रकार के तौर पर मैं कहूंगी कि फोर्थ स्टेट यानी कि हम अपने आप में एक पावर है, हमारे अंदर एक सच्चाई की जो ताकत है वो है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो इश्यूज हैं उसके बीच में मेरा डर और भय ये है कि उसके बीच में ये आवाजें जो हम सब जनता के सामने पहुंचाना चाहते हैं उसको रफल करने की, मफल करने की, उसको चुप करने की ये जो कोशिश लग रही है वो बुरी बात लग रही है हमें, और हमें उस मुद्दे पर टिके रहना चाहिए क्योंकि ये ही चीज जो है जो सच्चाई को आगे लाएगी और लाती रहेगी। लेकिन गैंग कौन बनाता है? सवाल जो उठाया उन्होंने कि गैंग अवार्ड वापसी गैंग, मुझे लगता है कि फिर वही बात हम प्रायोजित आयोजित करने की बात पे फिर जा रहे हैं क्योंकि उसमें भी कोई आयोजन है और हम कहते हैं कि अब प्रायोजित हो रहा है। तो ये भी अगेन मैं कहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज अपना ट्विस्ट भी ला रही है, मैं ये कहूंगी। तो इसलिए हमको लगता है कि हम रियल इश्यूज पे बात करें। मैं कहना चाहूंगी कि हम बड़े इश्यूज पे ये बात करें कि आज किसानों के साथ जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, क्यों ना हम बड़े मुद्दों की बात करें, हम गंभीर मुद्दों की बात करें और हम उस पर जाए। सवाल ये कि हम समाज के एक धड़े को चुप करने की कोशिश करें, हम मीडिया के लोगों को चुप करने की कोशिश करें, हम उनकी हत्या तक पहुंच जाएं। मुझे लगता है कि ये बात जो है वो बहुत डराने वाली और भयावह स्थिति है। कोर्ट में हम जाते हैं तो वहां पिट जाते हैं क्योंकि कोई ऐसा जजमेंट आ जाता है, सबरीमाला का इशू हो जाता है तो वहां पिट जाते हैं। तो ये जो बीच में मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, जो चाहते हैं कि जो भी तथ्य है, जो भी समाज का आईना जिसको कहते हैं हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, वहां पर अगर मुश्किल आ जाती है तो आप ये बताइए कि फिर सच्चाई की तरफ से आगे आएगी। जब मुद्दों पे सवाल वो नहीं होता है तो मीडिया पे गुस्सा निकाला जाता है, ऐसा आप कहना चाहती है? कहीं ना कहीं ये शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल ये हो रहा है और मैं ये कहूंगी बिल्कुल कि ये जो आयोजित करने की जो बात है, लॉबीज की जो बात है, वो क्यों बढ़ चढ़ के सामने आ रही है और नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों की हत्या हुई, अगर बैकग्राउंड में जितना समय नहीं है कि हम जा पाएंगे, लेकिन हमें भी पता है कि तथ्य पीछे से क्या क्या आ रहे हो। और मैं किसी भी पक्ष की तरफ बिल्कुल नहीं हूं और न रही हूं कभी, और मैं निर्भीक तौर पर यह कहना चाहूंगी कि इस सवाल को मुझे लगता है कि इवन पॉलिटिकल पार्टीज को अब एड्रेस जरूर गंभीरता से और संजीदगी से करना चाहिए। आप विपक्ष में भले ही बहुत चीजें आपने लड़ी हैं, लेकिन जो स्थायी विपक्ष है, मीडिया है, उसके बारे में रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद आया, आपने और चीजों को बहुत उठाया, बहुत मुद्दे बनाए। क्या आपको लगता है जो ये डर है या ये जो चीज है, इसको आपने कभी सोचा? देखिए, सोसाइटी का जो आप बता रहे हैं डर ना केवल जर्नलिस्ट में है, बल्कि आज जो अभी राखी जी भी बता रही थी कि वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आज की गवर्नमेंट है और जो अभी हमारे सहयोगी भी अभी भाजपा के कह रहे थे कि स्क्रिप्टेड होते हैं सारे, तो कहीं ना कहीं जो दंगे फसाद हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, बजाय कि वो कहते हैं कि जो इन्होंने अवार्ड वापसी की जो वो बात करते हैं या कोई और ऐसी बातें करते हैं। एक इंसान अवार्ड पाने के लिए कितना परिश्रम करता है, जब जाके उसको एक अवार्ड मिलता है, और उसको वापस करने के लिए दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखकर उसको करना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो आप करते हैं अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे, जिम्मेदारी से भागते क्यों है? अगर कोई जिम्मेदारी उन्होंने ली है, आज वो सरकार में बैठे हैं,
तो अगर कोई नाकामी है तो उसे स्वीकार करें, उनसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे? आप करते हैं ये लोग? एक सेकंड में लेना चाहेंगे प्रमोद स्वामी जी, सवाल आपसे भी कि हम सब मानते हैं कि चलिए राम के मुद्दे पर मैं आऊंगी कि जब चुनाव खासकर आ जाते हैं, हम आपको पीछे अगर जाएं 2014 में तो विकास को सबसे बड़ा मुद्दा आपने माना था, लेकिन अब हम भी जानते हैं कि किस तरह से राम मंदिर का मुद्दा और राम का मुद्दा फिर से चुनाव जैसे ही आते हैं वो बहुत जोर शोर से आगे आने लगता है। तो ये जो बनाए जाते हैं, ये जो चीजें आप स्क्रिप्ट करने की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें समय के अनुसार लाने की बात है। आपको भी पता है सत्ता में और राजनीति को आप स्वामी आप ही पर आरोप लग रहा है कि आप ही स्क्रिप्टेड करते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि ये लोग स्क्रिप्टेड करते हैं, ये क्या है मामला? देखिए 3-4 प्रश्न आए, आप मेरे को इतना समय देंगे या नहीं देंगे इसको मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि विकास की बात, विकास के कुछ आंकड़े मेरे पास है कि पहले भारतवर्ष में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी मैन्युफैक्चरिंग, आज 118 है। और आज भारत की जो जीडीपी है वो 7.6% है। आज विकास भारत का आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है। पहले पर कैपिटा इनकम जो थी 2014-15 में वो 88,647 थी, जो आज बढ़कर के 1,12,083। प्रमोद स्वामी और टाइमिंग की बात कर रही हूं मैं, टाइमिंग की बात कर रही हूं मैं। अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि डेवलपमेंट का मेरे पास हिसाब है, लेकिन आप मेरे को उतना समय नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा इंटॉलरेंस की बात, असहिष्णुता की बात, असहिष्णुता की जब हम बात करते हैं तो वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आज जब एक जम्मू कश्मीर में जब एक औरंगजेब नाम के जब जवान जब देश की रक्षा के लिए जब अपनी शहादत देते हैं, उस वक्त हमारे नसरुद्दीन साहब और ये अवार्ड वापसी वाला गैंग मौन क्यों हो जाता है? आज जब सुप्रीम कोर्ट जी यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ, यहाँ नहीं प्रमोद जी यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ। सिर्फ औरंगजेब की बात ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बेकसूर लोग मारे जाते हैं। क्या है उनकी भी बात कीजिए। लेकिन याकूब ये औरंगजेब की शहादत से भी 2 शब्द अगर कह देते तो हमें अच्छा लगता ना। बिल्कुल बयान जी, इस पे आपका सिलेक्टिव, प्लीज डोंट बी सिलेक्टिव। मैं अपनी बात कह लूं, आप बोलिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब इन्हीं नसरुद्दीन साहब को पद्म भूषण की जो सम्मान था वो वाजपेयी जी ने दिया था। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि याकूब मेनन के केस में ये खुद कोर्ट में गए थे और आधी रात को इन्होंने कोर्ट खुलवाया था। तो ये आज जम्मू कश्मीर से जो पंडितों का पलायन हो रहा है उस पर हमारे जो तथाकथित, लेकिन पंडितों का पलायन को तो आपने भी कहा था, आपकी सरकार ने क्या क्या, अगर ये जनता आपसे पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? पंडितों के जो पुनर्वास के लिए आप भी वादा करके आए थे। ऐसे डिबेट नहीं होगी, सुन लीजिए। तथाकथित जो वामपंथी बुद्धिजीवी है वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहते। कैसे अगर आपसे ये सवाल आपने उठाया, पंडितों का सवाल आपने उठाया, लेकिन वो तो आप वादा करके आए थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आज जो पंडितों के जो अत्याचार हुआ और वो जम्मू कश्मीर से उनका पलायन हुआ, इसमें भी 2 शब्द अगर हमारे मित्र। आपकी सरकार वहां रही, आपने क्या किया उनके लिए, जरा आप ये भी बता दें। सुन लीजिए महाराज, बात सुन लीजिए। अच्छा, फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई इंटॉलरेंस नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हमें हिंदू और मुस्लिम को आपस में नहीं लड़ना है, हमें मिलकर के गरीबी से लड़ना है। सबका साथ, सबका विकास की हम बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, अपो दीपक भव की हम बात करते हैं। देखिए, कहते क्या है और करते क्या है वो सबको मालूम है। आपकी कथनी और आपकी करनी दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है वो देश जान चुका है। अब आप इस चीज में ना जाएं कि आपके प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी ऐसी बातें कही थी, वो 15 लाख की भी बात कही थी जिनको आपने जुमले करार किए थे। आपने रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ प्रति वर्ष। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आप कहते क्या है, करते क्या है, वो जवाब करें। आप वो देश के प्रधानमंत्री, आप जो करते हैं वो दिखाते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। बहुत फर्क है आपकी कथनी करनी में। वो देश के प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री। हाँ, हमारे ही प्रधानमंत्री। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, हम देश के ही प्रधान। लेकिन
लेकिन जो भाजपा के प्रधानमंत्री भी हैं वो सबके हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये डिबेट ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। सवाल मैंने प्रमोद स्वामी जी से पूछा, लेकिन हर्ष अब आपसे भी, क्योंकि बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार की नहीं है, बात ये है कि हम सच को कैसे और कितना दिखाएंगे। और यहाँ एक पत्रकार के तौर पर फिर मैं उस बात पे आना चाहूंगी कि आखिर सच जो है वो सामने आता ही है। हर एक चुनाव में हम देखते हैं कि सच जो सामने आ ही जाता है। अभी हाल में भी हमने देखा कि बहुत लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरह से पत्रकार मैं भी उसमें शामिल हूं, पत्रकार भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भी इसके लिए, कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह से खनन माफिया वाले मामले में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के रोल भी खास तौर से चर्चा में आते हैं, बिल्कुल सही बात में आते हैं। बिल्कुल क्या सही बात इसको उठाने के लिए भी पत्रकार आगे बढ़ने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, एडिटर्स गिल्ड है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी तमाम इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन बने हुए हैं, अच्छा वो टेलीविजन के हों या प्रिंट के हों, मुझे लगता है कि इन सवालों को जरूर उठाने की समय समय पर ज्यादा जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो सच को आगे लाने की बात है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात को भी कहीं ना कहीं अब बात करनी होगी इस पर कि सब किसी भी चीज को सिर्फ पीआर के तौर पर या सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यही सच है, मैं जानने की कोशिश की कि आखिर जो सच को सामने लाने वाले लोग हैं, अगर उनकी आवाज को दबाया जाएगा तो यकीनन इसको मुद्दों को दबाने वाली कार्रवाई कहा जाएगा। और खासतौर से उस रिपोर्ट के हवाले से जबकि कहा गया है कि पत्रकारों के लिए भारत जो है नंबर 1 पर अमेरिका के साथ पायदान को साझा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नसरुद्दीन शाह का यह बयान भी कहीं ना कहीं गंभीर है कि उनको भी डर लगने लगा। जब उनको डर लगने लगेगा तो आम आदमी का क्या होगा। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।